नमस्कार। टॉपिक है हमारा पुनर्जागरण काल में साहित्य के बारे में हम बात कर चुके, किस तरह से साहित्य का विकास हुआ या साहित्य में पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति किस प्रकार से हुई। उसके बाद हमने बात की कला के विभिन्न क्षेत्रों में, जिसमें हम बात कर चुके चित्रकला और स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला के विषय में। कला का ही एक क्षेत्र है संगीत, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मध्यकाल में जो चर्च थे, गिरजाघर थे, उनमें संगीत का प्रयोग वर्जित था, किंतु आने वाले काल में ऐसा नहीं रहा। इसलिए पुनर्जागरण काल में हम देखते हैं संगीत के क्षेत्र में भी पर्याप्त उन्नति हुई। पुनर्जागरण के पश्चात जो धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ था मार्टिन लूथर के नेतृत्व में, लूथर के धर्म में बहुत सारे गीत हैं जिनका प्रादुर्भाव हुआ। इस युग के जो विख्यात गायक थे वो इटली के गियोवानी पॉलेस्ट्राइना थे। इसी तरह से इटली के मास्किंदस इस युग के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे और उन्होंने अन्य संगीतज्ञों के सहयोग से पुनर्जागरण की नवीन शैली को जन्म भी दिया था। 16वीं सेंचुरी में संगीत में लौकिक संगीत को इम्पोर्टेंट स्थान मिला। लौकिक संगीत का महत्व बढ़ा, वाद्य संगीत को भी इम्पोर्टेंट स्थान मिला। अब एक नए वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाने लगा। मध्ययुग में रिबिक का प्रयोग किया जाता था और अब वायलिन जो था उसने रिबिक का स्थान ले लिया। इसी तरह से नवीन वाद्य यंत्रों की बात करें तो हार्पसिकार्ड जो था मुख्य वाद्य यंत्र था जिसका प्रयोग किया जाने लगा था, जिसे हम पियानो का पूर्व रूप कह सकते हैं। संगीत के अलावा विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे नवीन विचार या आविष्कार इस टाइम पीरियड में हुए। दूसरी शताब्दी में मिस्र के यूनानी खगोलशास्त्री है टॉलमी, उनका ये विचार था कि पृथ्वी विश्व के केंद्र में स्थित है और सूर्य और जो अन्य ग्रह हैं वो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और उन्हीं के इस विचार पर आधारित था। बाइबल में उनका ये वक्तव्य एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन आगे चलकर 16वीं सेंचुरी में पोलैंड के वैज्ञानिक है कॉपरनिकस, जिनका पीरियड है 1473 to 1543, उन्होंने टॉलमी का ये जो सिद्धांत है इसको असत्य सिद्ध कर दिया और उन्होंने बताया कि पृथ्वी एक उपग्रह है और यह सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है। धार्मिक विद्वानों ने इस नए सिद्धांत को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि यह बाइबल के वक्तव्य के अनुकूल नहीं था। तो यहाँ से धर्म और विज्ञान की टकराहट की शुरुआत होती है। इटली के जाइडिनी ब्रूनो ने जब कोपरनिकस के सिद्धांत का अनुमोदन किया तो उन्हें जिंदा जला देने का दंड दिया गया था। आगे चलकर जर्मनी के खगोलशास्त्री जॉन कैपलर ने कोपरनिकस के सिद्धांतों की गणित के नियमों से पुष्टि की, तो ये सिद्धांत पूरी तरह से स्थापित हो गया। इसी तरह से इटली की जो वैज्ञानिक है गैलीलियो, उन्होंने भी कोपरनिकस के सिद्धांत को एक्सेप्ट किया और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं जो उनके द्वारा दिए गए। गैलीलियो ने यह भी सिद्ध किया कि गिरते हुए जो पिंड है उनकी गति उनके भार पर नहीं बल्कि दूरी पर निर्भर करती है जहां से वे गिरते हैं। उनका जो सिद्धांत था गैलीलियो का, ये अरस्तु के सिद्धांत के विपरीत था जिसे पहले मान्यता प्रदान की गई थी। तो इस तरह से मध्यकाल के बहुत सारे जो सिद्धांत थे जो वैज्ञानिक आयामों पर खरे नहीं उतरते थे वो पूरी तरह से अमान्य करार हो गए इन नवीन वैज्ञानिक खोजों के प्रकाश में। इसी प्रकार इंग्लैंड के आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसी तरह से नीदरलैंड के वेसेलियस ने औषधि और शल्य प्रणाली के बारे में गहन अध्ययन किया। उनकी बुक जो है उसका टाइटल है मानव शरीर की बनावट। इंग्लैंड के विलियम हार्वे ने रक्त प्रवाह के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और भी बहुत सारे योगदान हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई, धातु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई, रसायन शास्त्र में बहुत सारी खोजें हुई, बहुत सारे सिद्धांतों का, नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। गैलीलियो ने पेंडुलम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वायु माप यंत्र का आविष्कार किया। तो ये तमाम जो आविष्कार हुए विज्ञान के क्षेत्र में, इन्होंने भी बहुत सारी परंपरागत मान्यताओं को समाप्त किया और विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति के चिन्ह अब हमें नजर आते हैं। अब हम बात करते हैं पुनर्जागरण के महत्व और परिणाम की।
पुनर्जागरण एक प्रकार का बौद्धिक आंदोलन था जिसने संपूर्ण यूरोप को और बाद में संपूर्ण विश्व को अपनी वैचारिक चेतना से प्रकाशित किया या प्रभावित किया। तो बहुत सारे परिणाम हैं। महत्व इसका उत्तरकालीन भी है, जिसमें हम बात करें, पुनर्जागरण ने वैचारिक क्षेत्र में वैचारिक स्वतंत्रता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया। विचारों के क्षेत्र में स्वातंत्र्य को प्रोत्साहित किया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अर्थात निरीक्षण, अन्वेषण, जांच और परीक्षण, और तब किसी सिद्धांत को एक्सेप्ट करना। तो ये सब चीजें हमें दिखाई देती है। पुनर्जागरण ने तर्क और विवेक की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। पुरानी धार्मिक विचारधाराओं और परंपराओं को तोड़ा, उन पर आघात किया और इस प्रकार से मनुष्य को वैचारिक क्षेत्र में स्वतंत्रता की ओर उन्मुख किया या प्रोत्साहित किया। पुनर्जागरण ने भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास किया। भौतिकवादी दृष्टिकोण का अर्थ है कि जो पुनर्जागरण के अधिकांश विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने मनुष्य के वर्तमान जीवन को अधिक सुंदर, समृद्ध बनाने की शिक्षा दी और जिससे भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ। धार्मिक दृष्टिकोण के स्थान पर मनुष्य की भौतिक अभिरुचियों को महत्व प्रदान किया गया। पुनर्जागरण ने राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया अनेक अर्थों में। जैसे कि देशी भाषाओं में साहित्य की रचना हुई, तो देशी भाषाओं के प्रति आकर्षण बढ़ा, साहित्य समृद्ध हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें राष्ट्रीयता के क्षेत्र में, तो बहुत सारे राष्ट्रीय राज्यों का राष्ट्रीयता के आधार पर निर्माण हुआ। धर्म और पोप की सत्ता के प्रभाव में कमी आने की वजह से भी लोगों में राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि हुई और इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं यूरोप में बहुत सारे राष्ट्रीय आधार पर राज्यों की रचना प्रारंभ हुई। इसके अलावा पुनर्जागरण ने धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण भी किया। शुरुआत करें धर्म युद्धों से, तो धर्म युद्धों ने सर्वप्रथम पोप की सत्ता को आघात पहुंचाया, क्योंकि ईसाइयों की पराजय हुई, मुसलमानों की विजय हुई, तो पोप की सत्ता, पोप का जो प्रभाव था आम ईसाई के मन पर, वो कमजोर हुआ। पुनर्जागरण युग में बहुत सारी नवीन खोजें हुई, वैज्ञानिक अनुसंधान हुए, जिन्होंने प्राचीन धर्म शास्त्रों में जो वर्णित सिद्धांत हैं उनको अमान्य करार दिया, उनको खंडन किया, तो आम लोगों पर धर्म की पकड़ ढीली हो गई। कागज और मुद्रण यंत्र के आविष्कार ने ज्ञान को आम आदमी तक पहुंचाया। बाइबल का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद इस समय में किया गया, तो आम आदमी को पता चल गया कि बाइबल में आखिर लिखा क्या गया है। इसी तरह से सिलेबस बहुत ज्यादा उन्नत हो गए, उन्नत पाठ्यक्रम हो गया, नवीन विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। विज्ञान, गणित, साहित्य, इसी तरह से यूनानी और लैटिन भाषा के साहित्य को, भाषाओं के अध्ययन को मुख्य स्थान दिया गया। सीजर, सिसरो, वर्जिल, होमर, शेक्सपियर, अरस्तु, इन सब विद्वानों की रचनाओं को नवीन पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। इसी तरह से पुनर्जागरण ने औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि का भी निर्माण किया। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ 1760 इंग्लैंड से माना जाता है। पुनर्जागरण युग में जो भौगोलिक अनुसंधान हुए, नवीन देशों की खोज की गई, नवीन व्यापारिक मार्गों की खोज की गई, विश्व के अनेक जो देश हैं उनकी खोज हुई, जैसे कि कोलंबस के द्वारा 1492 में अमेरिका की खोज की गई। वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। तो इसी तरह से बहुत सारी खोजें हुई। पुर्तगाली मैगलन ने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की। तो बहुत सारे भौगोलिक अनुसंधान हुए, नवीन देशों की खोज हुई, नई खोजों ने उपनिवेश स्थापना को प्रोत्साहन दिया और इन सब चीज़ों की वजह से व्यापार वाणिज्य की अभिवृद्धि हुई, उद्योग धंधों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ और अंततः इन सब चीज़ों ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। तो पुनर्जागरण ने समन्वित रूप से विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया और भविष्य में आने वाले धर्म सुधार आंदोलन हो, चाहे वो औद्योगिक क्रांति हो या राष्ट्रीय राज्यों के निर्माण हो, हर क्षेत्र में पुनर्जागरण ने अपने प्रभाव वैचारिक क्षेत्र में अंकित किए।